Hello dear students. So we are continuing our topic of thermodynamics. I hope फर्स्ट लेक्चर सबने देखा अच्छे से और चीज़ों को समझा, क्योंकि सारी चीज़ें नई हैं आप लोगों के लिए, कंसेप्ट वाइज है, इसलिए आप लोगों को अगर एक बार में नहीं समझा तो प्लीज पॉज करके उसको फिर से देखो. बेसिक अगर इसका क्लियर हो गया तो आपको आगे ये चैप्टर आई थिंक इजी लगेगा. ओके तो लास्ट लेक्चर में हम लोग स्टेट फंक्शन की बात कर रहे थे, जो कि स्टेट वेरिएबल्स पर डिपेंड है. स्टेट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सारे स्टेट वेरिएबल्स है. इसमें हमने ये भी बोला था कि एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी स्टेट वेरिएबल्स है. ओके तो आगे हम पढ़ने वाले हैं उसका कंसेप्ट, और वो कैसे स्टेट वेरिएबल्स है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. ओके उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि दो होता है, एक तो स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन और दूसरा होता है पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन में हमने क्या देखा था? जो इनिशियल और फाइनल स्टेट जिसका हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसका हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन. और वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं. ओके उसके लिए हमने एक ग्राफ भी स्टडी किया था. और दूसरा होता है पाथ फंक्शन, जो कि पाथ पे डिपेंडेंट रहेगा कि कौन से पाथ से हमको प्रोसेस कंप्लीट होता हुआ दिखा, उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन. और दो होते हैं पाथ फंक्शन के वेरिएबल्स, एक तो वर्क और दूसरा हीट. वर्क को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और हीट को Q से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके तो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द पाथ आर कॉल्ड एज पाथ फंक्शन. एग्जाम्पल वर्क एंड हीट. ओके इसके बाद में जो पोर्शन है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये हमारे पोर्शन में डिलीटेड बताया है. तो इट्स ओके अगर डिलीटेड बताया भी है तो, पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे और आगे ये टर्म फिर से आने वाली है इक्विलिब्रियम वगैरह, तो फिर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. छोटा सा पार्ट है सिर्फ, बट आगे हर चीजों को हम इक्विलिब्रियम से ही रेफरेंस की तरह टैली या फिर टैली करेंगे, तो ये पॉइंट आगे आते रहेगा. तो डोंट वरी कि अगर ये डिलीटेड है तो, बट मेंशन्ड है इसलिए मैं भी मेंशन कर रही हूँ कि दिस पोर्शन इज डिलीटेड, दिस पॉइंट इज डिलीटेड. ओके छोटा सा पैराग्राफ है, फिर भी उसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं. अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट वेरी विद टाइम. जो स्टेट फंक्शंस हैं जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, ये वेरी नहीं होंगे, मतलब वो क्या रहेंगे? स्टेबल रहेंगे. राइट जैसे इनिशियल स्टेट में थे वैसे ही वो फाइनल स्टेट में हो जाएंगे एक स्टेप होने के बाद में. तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, है ना. इक्विलिब्रियम मतलब क्या? बैलेंस होना. तो वो बैलेंस रहेगा प्रेशर में भी, टेम्परेचर में भी और वॉल्यूम में भी, मतलब कि वो चेंज नहीं होंगे. तो उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. अगेन थर्मोडायनामिक इज कंसिडर्ड हियर इज लिमिटेड टू इक्विलिब्रियम स्टेट. मतलब हर स्टेट में क्या होगा? इक्विलिब्रियम अचीव होते रहेगा. जो इनिशियल और फाइनल जो है वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे हमेशा. ओके इन दिस थर्मोडायनामिक्स. ओके तो नेक्स्ट देखेंगे प्रोसेस एंड इट्स टाइप. कौन से प्रोसेस हमको थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करने हैं वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस? प्रोसेस मतलब क्या होगा? एक ट्रांजिशन होता है. अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड एज प्रोसेस. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से ट्रांजिशन होगा दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट पे, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस. जैसे कि फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस. ठीक है, हमेशा हमने क्या बोला है कि चीजें क्या होंगी? कांस्टेंट हो जाएगी, मतलब दे विल नॉट वेरी विद टाइम. ओके उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम. तो आइसोथर्मल मतलब वेरी नहीं होंगी, इसका मतलब क्या होगा? या फिर इक्विलिब्रियम अटेन होगा, इसका मतलब क्या होगा? वो जो स्टेट फंक्शन है या स्टेट वेरिएबल है वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा. ओके तो यहाँ पे उसी के हिसाब से इन सब के नाम भी है. देखो आइसो मतलब सबको आई होप पता है, कांस्टेंट. ठीक है, कांस्टेंट या फिर सेम भी बोलते हैं. और थर्मल मतलब किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से रिलेटेड है. राइट तो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो नाम से ही पता चल गया. सो डेफिनेशन देख लेंगे. इट इज द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द ट्रांसफॉर्मेशन. ओके टेम्परेचर कैसे रहने वाला है? पूरा सिस्टम का कांस्टेंट रहने वाला है जब तक के ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा.
ओके मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाते जाते तक के टेम्परेचर कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। उसके लिए डेल्टा मतलब चेंज इन टेम्परेचर विल बी जीरो, मतलब कि वो चेंज इन टेम्परेचर कैसे रहने वाला है, कांस्टेंट। तो जब भी अब इसके बाद में हमको टर्म आई आइसोथर्मल, तो हम डेल्टा टी की वैल्यू क्या लेंगे, वहां पर जीरो लेंगे। ओके और सेकेंडरी है डेल्टा यू और डेल्टा ई, दिस इज नथिंग बट योर इंटरनल एनर्जी। कुछ बुक्स में यू से मेंशन किया हुआ है इंटरनल एनर्जी को, और कुछ बुक्स में ई से मेंशन किया हुआ है। तो डेल्टा मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो। तो ये कैसे, तो अभी हम नीचे देखने वाले हैं। ये जो टर्म है डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, ये किसके लिए वैलिड रहेगा, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, तो टेक अ नोट कि फॉर आइडियल गैस डेल्टा टी विल बी इक्वल टू जीरो। उस समय डेल्टा ई मतलब इंटरनल एनर्जी भी जीरो रहेगी सिस्टम की। ओके कैसे, तो देखो जब आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, मतलब इन सच प्रोसेस हीट फ्लोस फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। सिस्टम टू द सराउंडिंग मतलब कोई एक सिस्टम है, समझो एक कॉफी मग है, ठीक है, तो कॉफी मग क्या हो गया हमारा एक सिस्टम, और सराउंडिंग मतलब उसके आजू बाजू का जो सराउंडिंग है वो। तो इन सच प्रोसेस हीट फ्लोज फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा, सो एज टू कीप द टेम्परेचर कांस्टेंट। ऐसी हम कंडीशन क्रिएट करेंगे कि उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो एक कॉफी मग को हम किस में रख देंगे, या फिर वो एग्जांपल ना लेते हुए एक थर्मस फ्लास्क ले ले। थर्मस फ्लास्क में हमने एक हॉट कॉफी डाली है, तो वहां पर क्या होने वाला है, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, क्योंकि थर्मस मतलब वो इंसुलेटेड रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट फॉर दैट सिस्टम। ओके, थर्मस फ्लास्क इज अ सिस्टम, उसके आजू बाजू का सराउंडिंग। ओके, तो वो इंसुलेटेड होने की वजह से सराउंडिंग उसके ऊपर इंपैक्ट नहीं करेगा, तो वो सिस्टम का टेम्परेचर कैसे रहने वाला है, वैसे की वैसे ही रहने वाला है। तो देयरफॉर उस समय क्या हो जाएगा, डेल्टा टी विल बी इक्वल टू जीरो, और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी जीरो रहेगी। फॉर गैसेस क्या होता है, गैसेस के लिए डेल्टा ई और डेल्टा यू मतलब इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में, गैसेस का जो टॉपिक हुआ होगा आप लोगों का उसमें, कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम फॉर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आइसोथर्मल के लिए ग्राफ का नेचर ऐसा हो जाएगा, पी और वी का जो ग्राफ हम निकालेंगे वो कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इस टाइप का ग्राफ हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ओके, तो बोलना ये है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वेल एज इंटरनल एनर्जी इज ऑल्सो इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो देयरफॉर इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, यहां पर मेंशन कर देती हूं मैं, देयरफॉर इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू टेम्परेचर डेल्टा टी। ठीक है, तो ये दोनों इस तरीके से रिलेटेड है, मतलब अगर डेल्टा टी की वैल्यू जीरो रहेगी तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी जीरो रहने वाली है। ओके, तो फॉर गैसेस, और ये सारी कंडीशंस किसके केस में होती है, फॉर आइडियल गैसेस। ठीक है, वैसे तो क्योंकि आप बोलेंगे जनरली थर्मस में, मैंने बोला एग्जांपल लिया कि अगर एक सिस्टम हमने थर्मस फ्लास्क का कंसिडर किया, उसमें हॉट लिक्विड डाला है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो दैट इज अ कंसिडरेशन। लेकिन कुछ घंटों बाद या कुछ आवर्स बाद में वो ऑब्वियसली ठंडा हो जाता है, क्योंकि हीट रिलीज होती जाती है। ओके, पर हम एक ऐसा सिस्टम सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, जिसमें ऐसा सिस्टम हमने बनाया है कि टेम्परेचर चेंज जीरो रहेगा करके। ठीक है, सो दिस आर ऑल फॉर आइडियल गैस, ये चीज आप ध्यान में रखो। तो आई होप आइसोथर्मल प्रोसेस का समझ में आया है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस से। अगेन देखो, नाम सेम आ रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसो मतलब अगेन कांस्टेंट और बारिक। बारिक वर्ड जो है वो किससे आया है, बैरिक या बैरिक जो भी आप बोलेंगे, बार से आया है। एंड बार इज अ यूनिट फॉर प्रेशर, राइट। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट रहने वाला है बताओ, यस, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आइसोबारिक नाम से ही ध्यान में आ जाएगा आप लोगों के। या फिर अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूज हो रहा है तो ऐसा याद रखो, शॉर्ट फॉर्म बीपी है ना, बीपी हम मेजर करते हैं, तो बीपी मतलब
बारीक मतलब रिलेटेड टू प्रेशर। वैसे बार से समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को कि दिस इज रिलेटेड टू प्रेशर, बार इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। तो क्या रहेगा इसमें, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो इन आइसोबारिक प्रोसेस द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। In the laboratory, chemical reactions are carried out in open containers at constant atmospheric pressure. क्यों? क्योंकि हम एटमोस्फियर का प्रेशर कितना समझते हैं कि 180 एटमोस्फियर का प्रेशर है करके, इसलिए केमिकल रिएक्शंस जो हम लैब में करते हैं वो किस में करते हैं, ओपन कंटेनर्स में करते हैं, कंसिडरिंग कि एटमोस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट है करके, ठीक है। तो मतलब कि चेंज इन प्रेशर, ये तो कांस्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू हो गई, लेकिन जो रिएक्शंस हो रही है वो ओपन कंटेनर में हो रही है। हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट डालते हैं कंटेनर में और हम लोग प्रोसेस करते हैं और फिर हमको फाइनली प्रोडक्ट मिलता है। तो जब उस समय क्या होगा, चेंज इन प्रेशर आएगा कुछ ना कुछ, तो दैट चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0, ओके। एंड दिस इज द कंडीशन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस, ओके। उसके बाद में ये ग्राफ सब होने के बाद में डिस्कस करते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या आएगा, आइसो मीन्स अगेन कांस्टेंट और कोरिक इज रिलेटेड टू प्रेशर, टेम्परेचर हो गया। अब क्या बचा, वॉल्यूम V। इट इज अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका एक शॉर्टकट आप बना सकते हैं, CV। कोरिक C से स्टार्ट हो रहा है तो CV मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, ओके। So it is a process during which volume of the system remains constant during the transformation, ठीक है। Example, chemical reaction carried out in a closed container is isocoric। एक कोई closed container में हमने अगर कोई रिएक्शन करी तो उसका वॉल्यूम क्या होने वाला है, चेंज 0 रहने वाला है, उतने का उतना ही रहने वाला है। तो therefore delta V is equal to 0, ओके। नेक्स्ट है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब क्या, a process in which there is a no exchange of heat between the system and the surrounding, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, no exchange of heat, ओके, between the system and the surrounding is an adiabatic process, जिसको हम किससे मेंशन करते हैं, डेल्टा Q, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट जो हमने अभी इसके पहले भी देखा, हीट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, Q से। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू 0, मतलब therefore डेल्टा Q इज इक्वल टू 0। एंड दिस एडियाबैटिक प्रोसेस का जो टर्म है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, देर इज नो हीट एक्सचेंज इन दिस, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस में सकते हैं, या फिर शॉर्ट में आपको रिमेम्बर करना हो तो P और V के अक्रॉस अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो आइसोथर्मल में क्या होने वाला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्योंकि यहाँ पे भी हीट चेंज 0 है और एडियाबैटिक में भी हीट चेंज 0 है, मतलब यहाँ पे हीट से ही तो टेम्परेचर चेंज होगा ना। तो देयरफॉर आइसोथर्मल टेम्परेचर इज 0, एडियाबैटिक में भी हीट इज 0, तो दोनों का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और आइसोबारिक मतलब प्रेशर की वैल्यू कैसी है, कांस्टेंट है, इसलिए इस तरीके की लाइन, और वॉल्यूम 0 है इसलिए स्टैंडिंग लाइन, ओके, स्लीपिंग लाइन एंड स्टैंडिंग लाइन। तो वॉल्यूम यहाँ कांस्टेंट, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट और यहाँ पे हीट चेंज कांस्टेंट। ये अपर साइड में रहेगा आइसोथर्मल का, और उससे लेस हीट चेंज मतलब एडियाबैटिक के लिए उसके नीचे वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसका ग्राफ रहेगा, ठीक है। तो इस ग्राफ के थ्रू भी आप कंसेप्ट को याद रख सकते हो, एग्जाम में इसको ड्रॉ कर सकते हो, एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करने के लिए, एक्स्ट्रा मार्क्स कवर करने के लिए, ठीक है। तो आई होप इतना पोर्शन समझ में आया है। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने जा रहे हैं, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब क्या, नाम से ही पता चला है कि प्रोसेस कैसी होने वाली है, रिवर्स होने वाली है ना। रिवर्सिबल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होती है, उसको हम क्या समझते हैं, दैट प्रोसेसेस आर रिवर्सिबल। तो यहाँ पे है, कंसिडर अ ग्लास एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ मूवेबल पिस्टन। ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है। ये कंटेनर है जिसमें हमने क्या या फिर सिलेंडर है जिसमें हमने क्या फिल किए, गैस फिल किए, ओके। उसका एक अपना खुद का प्रेशर है और जो आउटर प्रेशर रहेगा उसको हम P एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, EXT, P एक्सटर्नल प्रेशर।
ओके, so let the external pressure be Pxt on the outer surface of the piston be set equal to the pressure of gas। मतलब P जो है एक्सटर्नल प्रेशर को हम किसके इक्वल कर रहे हैं, जो इंटरनल वो गैस का खुद का प्रेशर है उन दोनों को हमने सेट किया है इक्वल पे, राइट, मतलब चेंज नहीं होने वाला है। सो देयरफॉर नाइदर एक्सपेंशन नॉर कॉम्प्रेशन ऑकर्स, है ना, क्योंकि प्रेशर इक्वल है इसका मतलब कॉम्प्रेशन भी नहीं होगा, मतलब गैस कॉम्प्रेस भी नहीं होगी और एक्सपांड भी नहीं होगी, राइट। सो दैट इज सिस्टम इज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। कैसा है सिस्टम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के। ये सिस्टम है हमारा, इसके आजू बाजू का हमने देखा था सराउंडिंग है, तो प्रेशर इक्वल होने की वजह से क्या हो रहा है, दोनों का इक्विलिब्रियम मेंटेन है, सिस्टम का और सराउंडिंग का, राइट। इसके बाद में एक वो कंडीशन देखी हमने जिसमें इक्विलिब्रियम मेंटेन है, पर अगर हमको इक्विलिब्रियम कभी नहीं मिला या फिर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे। तो दो कंडीशन है उसमें। फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ P एक्सटर्नल इज रेड्यूस्ड बाय एन इनफाइनेटेसिमल अमाउंट। इनफाइनेटेसिमल मतलब वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। इनफाइनेटेसिमल मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल अमाउंट। अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को कम किया एक बहुत छोटी क्वांटिटी से, मतलब बाय एन इनफाइनेटेसिमल अमाउंट, दैट इज P इनसाइड विल इंक्रीज एंड गैस एक्सपैंड्स। अगर हमने P माइनस DP कर दिया, D जो DP है ये क्या होता है, बहुत ही छोटा अमाउंट होता है, राइट। D जो रिप्रेजेंट होता है मतलब चेंज इन प्रेशर जो रहेगा, DP मीन्स वो बहुत छोटा सा चेंज हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर पे किया। तो जैसी सिस्टम में अगर हमने एक्सटर्नल प्रेशर को रिड्यूस किया तो अंदर की गैस क्या करना चाहेगी, एक्सपांड हो जाना चाहेगी, राइट। सो वही बात हम बोल रहे हैं कि इफ P एक्सटर्नल इज रिड्यूस्ड बाय एन इनफाइनेटेसिमल अमाउंट, P इनसाइड विल इंक्रीज एंड गैस एक्सपांड्स। ठीक है, देखो ये पिस्टन ऊपर हो गया है पहले की पोजीशन के कंपेयर में। ये हो गई फर्स्ट केस। अब सेकेंड केस कि इफ एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज्ड, अगर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज किया हमने, सो दैट इट बिकम्स इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर देन P। हमने प्रेशर को कितना इंक्रीज किया, एक्सटर्नल प्रेशर को, सो दैट इट बिकम्स इनफाइनेटेसिमली ग्रेटर देन P। अंदर का जो प्रेशर था उससे बहुत छोटा अमाउंट का वो प्रेशर उससे थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, पिस्टन नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, राइट। पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ मूव हो जाएगा एंड गैस विल कॉम्प्रेस। ठीक है, पिस्टन विल मूव इनवर्ड्स एंड गैस कॉम्प्रेसेस। दो कंडीशन ये है, इन दोनों कंडीशन को फिर से रिपीट कर रही हूं। देखो, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हमने बहुत छोटे अमाउंट से इंक्रीज किया, ठीक है, सॉरी, अगर एक्सटर्नल प्रेशर को हमने बहुत छोटे अमाउंट से डिक्रीज किया, मतलब P माइनस DP हो गया, P एक्सटर्नल माइनस DP हो गया, तो क्या हो जाएगा, गैस एक्सपांड हो जाएगी। और अगर हमने P एक्सटर्नल को इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया, बहुत, जितना अंदर का प्रेशर था उससे बहुत थोड़ा सा ज्यादा इंक्रीज किया, तो क्या हो जाएगा, गैस कॉम्प्रेस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि पिस्टन नीचे की तरफ मूव होगा। तो देखो इतना छोटा सा ही पोर्शन है, यहाँ पर इतना कॉम्प्रेस होगी गैस, और यहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सपांड हो गई, राइट, एक्सटर्नल प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से। तो क्या हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, है ना। सो फॉर द सिस्टम इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग, इनफाइनेटेसिमल चेंज में कॉज द प्रोसेस टू ऑकर इन रिवर्स डायरेक्शन। एक छोटा सा जो इनफाइनेटेसिमल चेंज है वो किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, रिएक्शन को या फिर प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए। ओके, प्रोसेस रिवर्स कब हो जाएगी, जब हमने एक छोटा सा कुछ चेंज कर दिया उसमें। इनफाइनेटेसिमल चेंज में कॉज द प्रोसेस टू ऑकर इन रिवर्स डायरेक्शन एंड हेंस सेड टू बी थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल। इन प्रोसेसेस को हम बोलते हैं दीज आर रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, या फिर थर्मोडायनामिकली रिवर्सिबल। सो फॉर दिस एट एवरी स्टेप और स्टेज, ड्राइविंग फोर्स ड्यू टू प्रेशर P is infinitesimally greater than the opposing force due to external pressure P। ठीक है, P एक्सटर्नल मतलब कि ड्राइविंग फोर्स कैसा रहना चाहिए, स्लाइटली ग्रेटर। P जो है इनसाइड अंदर का जो रहे वो कैसा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स, है ना। अंदर पे जो सिलेंडर के अंदर जो गैस रहेगी, ठीक है, ये पिस्टन है तो इसके अंदर वाली गैस क्या है, ड्राइविंग फोर्स एक्सर्ट करेगी, और एक्सटर्नल वो जो है वो क्या एक्सर्ट करेगा, अपोजिंग फोर्स। तो दैट शुड बी
लेस देन एक्सटर्नल प्रेशर। तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ड्राइविंग फोर्स शुड बी ग्रेटर या फिर स्लाइटली ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, तभी रिएक्शन रिवर्स होगी ना। नहीं तो बाहर का अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा रहेगा तो फिर प्रोसेस रिवर्स होगी क्या? नहीं होगी। तो इसीलिए ये कंडीशन है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस कि ड्राइविंग फोर्स शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स मतलब अंदर का प्रेशर और अपोजिंग फोर्स मतलब बाहर का जो चेंज इन प्रेशर था वो। ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट फीचर्स। क्या हमको इससे सीखने मिला रिवर्सिबल प्रोसेस से? फर्स्ट पॉइंट की द ड्राइविंग एंड द अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इनफाइनेटेसिमल अमाउंट। बराबर है, दोनों का छोटा सा डिफरेंस होगा, दैट इज ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स डिफर बाय एन इनफाइनेटेसिमल अमाउंट। एक छोटे से अमाउंट से वो डिफर करेगी। द प्रोसेस कैन बी रिवर्स बाय एन इनफाइनेटेसिमल चेंज इन कंडीशन। एक थोड़ा सा आपने कंडीशन में चेंज किया, जैसे हमने अभी प्रेशर को चेंज करके देखा, तो प्रोसेस कैसी होगी? रिवर्स हो गई। रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड्स इनफाइनाइटली स्लोली एंड टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। जो रिवर्सिबल प्रोसेस रहती है वो बहुत स्लो होती है। ठीक है, एंड टेक प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप। हमको पता नहीं होता है वो इतना ज्यादा टाइम लगाती है, कब कंप्लीट होगी ये भी हमको पता नहीं होता है, इनफाइनाइट है इसलिए। एंड एट द एंड ऑफ एवरी स्टेप ऑफ द प्रोसेस द सिस्टम अटेन्स मैकेनिकल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। सिस्टम क्या करती है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम सराउंडिंग के साथ में मेंटेन करती है। एट द एंड हमने अगर रिवर्सिबल प्रोसेस कर दिया है तो प्रोसेस होने के बाद में एट द एंड क्या हो जाएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा सिस्टम का और सराउंडिंग का। तो ये 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल प्रोसेस के फीचर्स, और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस शायद पूछते हैं थियोरी में इससे रिलेटेड। सो इस तरीके से पॉइंट वाइज आप लिखो, ड्रॉ करो और एक्सप्लेन करो, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। इसके बाद में एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन या फिर कंपैरिजन में दिखा रही हूँ आप लोगों को रिवर्सिबल प्रोसेस का और इरिवर्सिबल प्रोसेस का। रिवर्सिबल प्रोसेस किसके लिए पॉसिबल है? आइडियल गैसेस के लिए ही पॉसिबल है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो रियल गैसेस के लिए। ओके, एंड रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? विच ऑकर्स इन इनफाइनेटली स्मॉल स्टेप्स। स्लो होगा, क्योंकि आइडियल है तो पता नहीं वो कब होगा, इट विल टेक इनफाइनाइट टाइम टू फिनिश, इसलिए दिस ऑकर्स स्लोली एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस जो है, सॉरी इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो इट ऑकर एट वंस एंड दैट इज इन फाइनाइट टाइम, मतलब इतने टाइम में ये रिएक्शन हो जाएगी, ऐसा हम बोल देंगे इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस कैसी रहेगी? स्लो रहेगी, और इरिवर्सिबल कैसे रहेंगी? फास्ट रहेगी। यहाँ पर क्या होगा? ईच स्टेप इज इन इक्विलिब्रियम विद द प्रीवियस स्टेप, दैट इज इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट ऑलवेज। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? हमेशा इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। एंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रियम इनिशियली एंड फाइनली, मतलब इनिशियल स्टेट पे रहेगा और फाइनल स्टेट पे रहेगा, और नॉट इन बिटवीन, जो बीच की स्टेप्स रहेगी उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि वो तो कंप्लीट हो जाने वाला है ना। इनिशियली हमने जो प्रोडक्ट डाला उसकी रिएक्शन होगी, प्रोसेस होगा, और फिर फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इतने टाइम में प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो जो इनिशियल और फाइनल स्टेज पे रहेगा वही उसका इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स विल बी ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। ठीक है, लेकिन इसका जो अपोजिंग फोर्स है उसमें जो प्रेशर चेंज रहेगा वो कैसा है? स्मॉल। ठीक है, इनफाइनेटेसिमल अमाउंट बोला था, मतलब कि स्मॉल रहने वाला है। और इरिवर्सिबल में भी ड्राइविंग फोर्स विल बी ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, लेकिन इसमें जो प्रेशर चेंज है वो डेल्टा पी है, डेल्टा इज लार्ज। ठीक है, चेंज इन प्रेशर ही है, पर वो क्वांटिटी कैसे रहने वाली है? लार्ज रहने वाली है। तो ये वाला डीपी मीन्स स्मॉल चेंज इन प्रेशर, और ये डेल्टा पी मतलब कि लार्ज चेंज इन प्रेशर। तो ये दोनों का डिफरेंस है। दोनों में भी ड्राइविंग फोर्स विल बी ग्रेटर, लेकिन इसमें जो अपोजिंग फोर्स का जो प्रेशर रहेगा उसमें बहुत छोटा सा चेंज रहेगा, और यहाँ पे अपोजिंग फोर्स का जो चेंज इन प्रेशर रहेगा वो लार्ज रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आपको कंफ्यूज ना हो, या फिर आप लोग क्लियर हो जाओ कि व्हाट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस करके। ठीक है, इसके बाद में लास्ट प्रोसेस है साइक्लिक प्रोसेस। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस बोलो, साइक्लिक मतलब क्या होने वाला है? साइकिल होगा, राइट। एनी साइक्लिक प्रोसेसेस द चेंज इन स्टेट फंक्शन और वेरिएबल विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि अगर साइक्लिक प्रोसेस है मतलब अगर इस पॉइंट से स्टार्ट किया है तो होने के बाद में वो इसी पॉइंट पे आने वाला है, मतलब चेंज क्या रहने वाला है? जीरो।
एज इट कम्स टू द सेम स्टेट में आ जाता है, इसका मतलब उसका चेंज कैसा है, जीरो है, तो उसको हम साइक्लिक प्रोसेस बोलेंगे। तो उसमें क्या क्या रहेगा, डेल्टा पी भी जीरो, इंटरनल एनर्जी भी जीरो, डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी, ठीक है, डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी इज ऑल्सो जीरो, टेम्परेचर इज जीरो, चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो। लेकिन डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू मतलब कि क्या आ गया, हीट एंड वर्क, ये कैसे है, दे आर पाथ फंक्शंस, ठीक है, एज दे आर पाथ डिपेंडेंट, देयरफॉर ये वैल्यू जीरो नहीं रहेगी फॉर साइक्लिक प्रोसेसेस बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ, दैट इज दे आर पाथ फंक्शंस। ओके, इसके लिए इनकी वैल्यू कैसी रहने वाली है, जीरो नहीं, इक्वल टू जीरो नहीं रहेगी साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए भी। तो क्वेश्चन कभी आता है एमसीक्यू में इससे रिलेटेड साइक्लिक प्रोसेस की कंडीशंस, तो फिर ये दोनों के लिए मार्क कर लो इंपॉर्टेंट करके कि इनकी वैल्यू जीरो नहीं रहेगी बिकॉज दे आर पार्ट डिपेंडेंट, और बाकी सब जो है वो स्टेट फंक्शंस है, इसलिए उनकी वैल्यूज कैसे रहने वाली है, जीरो हो सकती है। ठीक है।